अब बारी है लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डीएमयू पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लॉ ऑफ डीएमयू से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए, आप अभी लिखने के केपेबल हो, अगर आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा है तो। अभी लॉ हम जो करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डीएम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो लॉ अब थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए बोल रहा हूँ, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, क्योंकि अब जो लॉ हम करने जा रहे हैं ये लॉ काफी अलग है। हालांकि हम जहां जहां सेम सेम चीज आएगी वो सेम चीज का मैं रेफरेंस देता जाऊंगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब जब प्राइस बढ़ता है, कोई भी चीज का प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो चीज का डिमांड जो है वो कम होते जाता है। इतनी आसान सी बात, बतानी भी आसान है, समझनी भी। यार कोई भी चीज का जब भाव बढ़ता है, कोई भी चीज का जब भाव बढ़ता है तो उसका डिमांड जो है वो डिमांड कम होता जाता है। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। अगर ये इतनी सी बात है तो इसके ऊपर पूरा लॉ क्यों बना? इसके ऊपर लॉ इसीलिए बना क्योंकि बहुत सारे जगह पे जैसे डीएमयू के एजम्पशन थे वैसे लॉ के भी एजम्पशन है, जैसे उसके एक्सेप्शन थे वैसे इस लॉ के भी एक्सेप्शन है। क्या एजम्पशन है क्या एक्सेप्शन है ये हम धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन ये लॉ क्या कहता है, कोई भी नींद में से उठा के पूछे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ऐसे नींद में से उठना है और तुरंत आ जाना चाहिए। जब जब भाव बढ़ता है तब तब डिमांड कम होता है, जब तब भाव कम होता है तब तब डिमांड बढ़ता है। यही चीज लॉ ऑफ डिमांड समझा रहा है। लॉ ऑफ डिमांड के भी 5 पार्ट बनेंगे: इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, टेबुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एजम्पशन और एक्सेप्शन। सेम जो लॉ ऑफ डिमांड डीएमयू का था, हालांकि अंदर का कंटेंट अलग होगा, ऑफ कोर्स अंदर तो अलग ही चीजें होगी, लेकिन जो हेडिंग है वो ये 5 हेडिंग पे चलेगा। ठीक है। इसमें यूटिलिटी का कहीं आ रहा है क्या? कुछ भी कहीं कुछ नहीं आ रहा है यूटिलिटी का। यूटिलिटी वर्ड ही ये लॉ में नहीं आएगी क्योंकि लॉ डिमांड का हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मीनिंग डेफिनेशन में क्या लिखना है, और धीरे धीरे जैसे हमने डीएमयू का किया था उसी तरीके से डिमांड का करेंगे। खाली एक बेस दिमाग में बना के चलो, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगा, जैसे जैसे भाव कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। प्राइस की वजह से डिमांड कैसे चेंज होता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड नहीं बढ़ता, डिमांड कम होता है। लेकिन कोई कोई चीज ऐसी है जिसका भाव बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ता है, भाव कम होने पे भी डिमांड कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो वो चीज को हम लोग कहाँ डालेंगे? एक्सेप्शन में। उन पे ये लॉ काम नहीं करता। सर एक एग्जांपल देके दिखाओ। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स है, प्रेस्टाइज गुड्स है, अरे बहुत सारे गुड्स है। प्रेस्टाइज गुड्स क्या होता है? मतलब सोना, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, डायमंड्स। पुरानी पेंटिंग, पुरानी पेंटिंग क्या होता है? पुरानी पेंटिंग का क्या है? पुरानी पेंटिंग जो होती है या तो फिर सड़े हुए गुड्स होते हैं, सड़े हुए गुड्स। अगर कोई गुड्स है जो खराब हो चुके हैं, अरे भाई उसका भाव तो कितना भी कम कर दे, डिमांड कम नहीं होने वाला। ठीक है ना। अभी ये एक एग्जांपल, एक्सेप्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ जिसपे लॉ काम नहीं करता। जिसपे लॉ काम नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। तो उसमें आज तक सड़ा हुआ गुड्स, उसको इंग्लिश में बोला जाता है गिवन गुड्स। मतलब जो ये एग्जाम्पल है सर गिफन ने किया था वो हम एक्सेप्शन के टाइम पे करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, क्या? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम होता है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे वो चीज का डिमांड बढ़ जाता है। बस इतनी सी बात ये लॉ कह रहा है। हम अब ये लॉ के अंदर जाएंगे और जानेंगे कि ये लॉ में 5 पार्ट है, वो 5 पार्ट के अंदर के काफी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से करना, एग्जाम में आने का ज्यादा चांसेस है ये लॉ। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब याद करो हमने डीएमयू के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था। वो डीएमयू के इंट्रोडक्शन में याद करो क्या पढ़ा था। डीएमयू का जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? उसके बाद इंट्रोड्यूस किसने किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। वो गॉसेन ने पहले इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे भी सेम इंट्रोडक्शन है, सेम बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन, कोई भी टेंशन नहीं। खाली इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना गॉसेन जी नहीं है, यहाँ पे गॉसेन जी नहीं है। गॉसेन का यहाँ पे कोई रोल नहीं। डीएमयू में कैसा था? पहले गॉसेन ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 ये बुक में। और वो बुक कभी आई थी? 1890 में। सेम वे यहाँ पे भी सेम है। लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस की, यहाँ पे गॉसेन वॉसेन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। और ये लॉ क्या बता रहा है? ये लॉ रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। ये देखो यहाँ पे एक चीज याद रहे, यहाँ पे गॉसेन जैसा कोई भी नहीं है। डीएमयू में था, मैं जानबूझ के कंपेयर करा के पढ़ रहा था कि याद रहे। डीएमयू में गॉसेन था, यहाँ पे गॉसेन जैसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे गॉसेन वॉसेन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। और ये लॉ क्या करता है? ये लॉ रिलेशनशिप बताता है। किसका रिलेशनशिप बताता है? प्राइस, और प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखना एक चीज, काम की चीज बता रहा हूँ एग्जाम के लिए, काम की चीज। हमेशा प्राइस एंड क्वांटिटी लिखते हो ना,
ऐसे मत लिखना, हमेशा क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी डिमांडेड जरूर लिखना। क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा, खाली क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड आएगा हमेशा। क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या आएगा? मतलब ये रिलेशन किसका बताता है? प्राइस और क्वांटिटी का नहीं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। किसका रिलेशन बताता है? प्राइस। और ये बहुत सारे बच्चे नहीं लिख के आते, फिर एग्जाम में आधा एक मार्क काट देते हैं। गलती मत करना, पूरा नंबर लाना है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन बताता है। क्या पढ़ा हमने? सेम लॉ ऑफ डीएमयू जैसे, खाली क्वेश्चन करके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि भाई ये रिलेशनशिप बताता है किसमें? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। आई होप इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान हो गया है, डीएमयू के जैसा सेम है। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा, रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सेम उस पे भी था मीनिंग एंड डेफिनेशन, यहाँ पे भी ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ पे भी जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो स्टार्टिंग सेम होगा। क्या? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। उधर भी था अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, इधर भी अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। लेकिन वो लॉ क्या बोल रहा था? एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव विद द इंक्रीज इन द स्टॉक इन द कमोडिटी डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। ये बोल रहा था। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट तो है, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। सेम तो है, प्राइस कम होगा तो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो कम क्वांटिटी डिमांड होगा। यही बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात बता रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सॉरी प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टे को क्या बोलते हैं? उल्टे को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है। मैं कभी क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं करूंगा, हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करूंगा। तुमको भी यही लिखना है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों के बीच में का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। इनवर्स मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो बोलो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, देखो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, वहां पे भी अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया था, यहाँ पे भी डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ही दे रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल? ये सेम है, अदर थिंग बीइंग इक्वल। वहां पे क्या था? वहां पे था कांस्टेंट वर्ड यूज हुआ था, कांस्टेंट। वर्ड पे, वर्डिंग पे ध्यान दो। मतलब जब डीएमयू था तो डीएमयू में कौन वर्ड यूज हुआ था? कांस्टेंट। मतलब सेम ही है, इक्वल, सेम, वही है, सब दोनों का मतलब वही है, कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? डिमांड में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? डिमांड में जो वर्ड यूज है वो है इक्वल। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यहाँ पे हो रहा है अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल। क्या है? हायर द प्राइस, मतलब प्राइस जब बढ़ेगा, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी जो डिमांड करेगा तू, वो क्वांटिटी डिमांड कम करेगा। और उसके बाद लोअर द प्राइस, मतलब प्राइस जब कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड तो कैसे करेगा? लार्ज करेगा। तो याद रखना, यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, पूरे नंबर से तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पढ़ना तो आसान है, प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही है। लेकिन प्राइस जब यूज कर रहे हो तो प्राइस, प्राइस, तो प्राइस में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? हायर और लोअर, हायर और लोअर। और क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? स्मॉलर और लार्जर, स्मॉलर और लार्जर। सर मतलब क्या? मतलब जब तुम लोग प्राइस की बात करो तो बोला हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी डिमांड नहीं होगा। हायर द प्राइस, स्मॉलर द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस, लार्जर द क्वांटिटी। तो जब प्राइस बोल रहे हो तो हायर और लोअर वर्ड यूज हो रहा है, जब क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे हो तो स्मॉलर और लार्जर वर्ड यूज हो रहा है। एसी ऑफ कर दो। हाँ, अरे भाई ये छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता, लेकिन ये एग्जाम में मैटर करती है कि आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो एज इट इज होना चाहिए। तो दिमाग में बैठा, तीन चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डीएमयू में वर्ड यूज हो रहा है कांस्टेंट, डिमांड में वर्ड यूज हो रहा है इक्वल। नंबर टू, जब मैं बात कर रहा हूँ प्राइस की, तो प्राइस में बोलूंगा हायर द प्राइस और लोअर द प्राइस। और क्वांटिटी डिमांड में स्मॉलर और लार्जर। डिमांड कर रहा हूँ, डिमांड स्मॉल करूंगा या लार्ज करूंगा? तो ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो। प्रोफेसर अल्ट्रोन क्या बोलते हैं? अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो प्राइस बढ़ा रहा है तब हायर और लोअर यूज हो रहा है, क्वांटिटी मतलब सेम है। अब मुझे बताओ तुम लोग, जब मैं बोलता हूँ हायर, तो हायर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। लार्जर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। लोअर का मतलब क्या होता है? कम। स्मॉलर का मतलब क्या होता है? कम। लेकिन जब प्राइस यूज करते हो तो हायर वर्ड यूज करना है, जब क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज करते हो तो लार्जर वर्ड यूज करना है। हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी नहीं, हायर द प्राइस, स्मॉलर द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस, लार्जर द क्वांटिटी। आई होप आपको समझ गया। देखो
हर बच्चे से सब, हर एक बच्चा वीडियो देखेगा, हर एक बच्चा बहुत सारा पढ़ाई करेगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिसमें आप आगे हो जाओगे उनसे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था इस डेफिनेशन में। इसके बाद ये अदर वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं, पढ़ लेना एकदम आसान है। वही बोल रहा है कि अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होता है, सिंपल भाषा में बता रहे हैं। प्राइस जब कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है। उसके बाद ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको लिखना ही लिखना है, डेफिनेशन भी लिखना है जो ऊपर किया था, ये वाला डेफिनेशन भी लिखना है ऑफकोर्स। ये जो डेफिनेशन है भाई ये तो जरूरी है ना, इसमें क्या बोलोगे, तो यही जरूरी। इसके बाद से ये भी जरूरी है, रेड में है ना, मार्किंग अलग कलर में होगी तो वो जरूरी है। यहाँ पे बोल रहा है इनवर्स रिलेशनशिप, अभी तो मैंने बताया, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है, ऑपोजिट हो रहा है। ये ऑपोजिट होने को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। बस उसी की बात कर रहा था ये। आई होप आपको समझ चुका है, मीनिंग एंड डेफिनेशन दिमाग में एकदम क्लियर हो चुका है। दो चीजें पढ़ी, इंट्रोडक्शन डीएमयू के जैसा सेम था, एक अलग उसमें डिफरेंस ये था कि यहाँ पे गॉसेन जैसा इंसान कोई भी नहीं है। और रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में। मीनिंग डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन पढ़ा, प्रोफेसर अल्फ्रेड बोलता है हायर द प्राइस स्मॉलर द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी। इसका मतलब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन और मीनिंग एंड डेफिनेशन होता है खत्म। अभी हम तीसरा पार्ट करेंगे, वही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर एजम्पशन और लास्ट में एक्सेप्शन, और ये लॉबी खत्म हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो तो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ जी, तो टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मुझे एक बात बताओ, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब टेबल फॉर्मेट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ फॉर्मेट होता है, डायग्रामेटिक फॉर्म में। टेबल फॉर्म में क्या होगा इसमें, सोच के बताओ। ये लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा, दोनों में से आप कुछ भी बना सकते हो टेबल में, ठीक है। अभी मैंने बनाया प्राइस कम होगा क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है प्राइस कम होगा। आप चाहिए तो प्राइस बढ़ता हुआ दिखा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन आपको एज इट इज बनाना तो ऐसे ही बनाओ, प्राइस को कम होता दिखा दो, कितना भी प्राइस ले लो, प्राइस कम हो रहा है। लेट्स से 10 रुपीज था, 9 रुपीज हो गया, 8 रुपीज हो गया, 7 रुपीज हो गया, 6 रुपीज हो गया, 5 रुपीज हो गया। कितना लेना है इस तरह से, कितना भी ले लो, 6 ले लो चलेगा, 6 ले लो, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10 से लेके 4 तक ले लो, ठीक है। प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा ना, हम ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस का भाव जब कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, उसको हम ज्यादा खरीदेंगे दुकान में जाकर। सोचो ना, किसी चीज का भाव जब कम हो जाता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं ना। तो बस वही है, भाव कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देना, एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, जैसे जैसे भाव कम होगा वैसे वैसे हम लोग और ज्यादा खरीदेंगे, तो उसका डिमांड और बढ़ाते जाना। बस इतनी सी बात है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मुझे, इतनी आसान सी बात है कि मतलब हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो है ये। भाव बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाती है उसकी, हम नहीं खरीदते। भाव कम होता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, जितना ज्यादा कम होगा हम उतना ज्यादा खरीदेंगे। बिग बाजार जाते हैं, दिवाली में जाते हैं, देखते हो बिस्किट कितने खरीदते हैं, एक के ऊपर एक फ्री रहता है तो हम 2, 4, 6 खरीद लेते हैं ना। तो जब भाव किसी चीज का कम दिखता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, बस वही चीज है ये। तो एक बार देख लेंगे हम इसे, तो हमें और क्लियर आ जाए, और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं डायग्राम पे आ रहा हूँ सीधा, आई मीन टेबल पे आ रहा हूँ, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। देखो भाव मैंने कम करता हुआ दिखाया है, गिर रहा है प्राइस, 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, भाव कम हो रहा है। जैसे जैसे भाव कम होएगा डिमांड देखो बढ़ रहा है। जब भाव 50 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 था, जब भाव 40 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 2 हो गया, बढ़ गया। जब भाव और कम हो गया तो मैं और ज्यादा खरीद लिया, जब भाव और कम हो गया तो मैं और ज्यादा खरीद लिया, जब भाव और ज्यादा कम हो गया, मैंने देखो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता जा रहा है। और जो प्राइस था ये प्राइस कम होता जा रहा है, प्राइस कम होता जा रहा है सर। नंबर यही लिखना है एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी। तुमको भाव कम करना है कम करो, बढ़ाना है बढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन याद रखना, जब भाव कम कर रहे हो ना तो डिमांड यहाँ पे बढ़ाना। जैसे यहाँ पे बढ़ाया मैंने, सर भाव कितना कम करना है, कितना भी मेरे को लिखना है 10, 9, 8, 7, 6, 5 मैं लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो प्राइस कितना हो रहा है 10, 10 से 9, 9 से 8, प्राइस कम हो रहा है। डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड में कितना भी लिखो, 1, 2, 3 या फिर 4, 5, 6 या फिर 10, 20, 30, 40, कितना भी बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ये स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है कि यार भाव कम हो रहा है, 50, 40, 30, तुम लोग 10, 9, एक एक रुपया कम करो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देना 1, 2, क्वांटिटी डिमांड 1 से चालू करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब भाव बढ़ेगा 10, 11, 12, 13, 14, 20, तो क्वांटिटी डिमांड
6, 5, 4, 3, 2, 1। आई होप समझ रहा है यार। जब भाव तुम लोग प्राइस के हिसाब से डिमांड प्राइस के हिसाब से चेंज होगा। अगर प्राइस तुम लोग गिरता हुआ दिखा रहे हो तो डिमांड को उठता हुआ दिखाना, 1, 2, 3, 4, 5। अगर प्राइस तुम लोग क्या कर रहे हो, प्राइस तुम लोग बढ़ता हुआ दिखा रहे हो, प्राइस तुम लोग दिखा रहे हो 50, 60, 70, 80, 90, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड कम होता हुआ दिखाओगे। जैसे कि 10, 9, 8 कुछ भी फिगर ले लो, लेकिन याद रखना ये मैच होना चाहिए कि जब भाव कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ता हुआ दिखाओ, और जब भाव बढ़ रहा है, जैसे कि एक और एग्जांपल दो कैसे करेंगे। अगर ऐसा टेबल नहीं बनाना है, दूसरा टेबल बनाना है तो दिखा दो। इधर देखो, प्राइस, लेट से मैं प्राइस बढ़ता हुआ देता हूँ 1, 2, 3, 4, ये मैंने प्राइस लिया। इधर ब्रैकेट में लिख देना रुपीज, ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में, हाँ ये भी रुपीज में ही है, ये भी रुपीज में, ये केजी में, ये तो क्वांटिटी है। तो प्राइस देखो, प्राइस मैंने क्या लिया, प्राइस बढ़ रहा है। बताओ क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? भाव बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगा, मैं नहीं खरीदूंगा। कितना कम करूं? भाव जब 1 रुपया था तब समझ लो मैं 10 किलो खरीदता था, डिमांड यहाँ पे केजीज में, किलो में 10 किलो खरीदता था। अब भाव 2 रुपया हो गया तो मैं 8 किलो खरीद रहा हूँ। एग्जाम्पल, 3 हो गया तो मैं 6 किलो खरीद रहा हूँ, 4 हो गया तो मैं 4 किलो खरीद रहा हूँ, 5 हो गया तो मैं 2 किलो खरीद रहा हूँ, और 6 हो गया तो मैं एक भी नहीं खरीद रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल आप कुछ भी अपना बना के दे सकते हो, लेकिन जब मैंने भाव को बढ़ाया तो मेरे को डिमांड कम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता 10, 11, 12, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाव भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। आया आपको समझ गया? तो प्राइस अच्छे से लिखना, और प्राइस के हिसाब से डिमांड को यहाँ पे लिखना, जितना भी तुमको लिखना उतना। खाली याद रखना, भाव बढ़ाओगे तो डिमांड कम करना है, भाव अगर कम कर रहे हो तो डिमांड को बढ़ाना है। आई होप समझ गया। अपन यही वाला टेबल देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में तुम्हारे दिया हुआ है, जो बोर्ड सुपरवाइजर के पास होगा। आप लोग अलग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन यही बनाओ ना, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देना, मतलब भाव प्राइस को कम करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ाओगे तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। कुछ भी कम कर दो, 60, 50, 40 कैसा भी कर दो, सर तुमको चाहिए वैसा। आई होप समझ गया, यही था। और इसी टेबल को जो मैं तुम लोग को बोल रहा था ना, जब प्राइस 50 था तो क्वांटिटी डिमांड 1 था, जब प्राइस 40 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 2 हो गया, जब प्राइस 30 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 3 हो गया। बस इसी चीज को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जब प्राइस 50 था तो क्वांटिटी डिमांड 1 kg था, जब प्राइस 50 से 40 हो गया तो डिमांड 1 से 2 हो गया, जब प्राइस और कम हो गया तो डिमांड और बढ़ गया। इसका मतलब ये लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे? इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड। देखो, सिखाने के चक्कर में मैंने मेरे लोगों को बिगाड़ दिया। कैसे है? इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे है? इनवर्सली रिलेटेड, क्योंकि भाव बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो टेबल था, इसी का ग्राफ होगा। ग्राफ देखो, इसी का ग्राफ बनाया हुआ है, जो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया ना, ये जो मैंने खराब कर दिया पूरा सिखाने के चक्कर में, बस इसी का टेबल अगले इसमें बनाया होगा। कैसे बनाएंगे टेबल? कुछ नहीं, कर्व कैसे बनेगा? ऊपर जाता हुआ कि नीचे आता हुआ? नीचे आता हुआ बनेगा। नीचे कब आता है? डीएमयू में नीचे आ रहा था। ऐसे क्यों? जब ऑपोजिट होता है ना। डीएमयू कैसे होगा? जब मैं यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करता हूँ, 1 से 2, 2 से 3, तो यूटिलिटी कम होता है। यूनिट बढ़ रहा है, यूटिलिटी कम हो रहा है, यूनिट बढ़ रहा है, यूटिलिटी कम हो रहा है। यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है। देख लो, सेम है, यूनिट बढ़ रहा है, यूटिलिटी कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है। तो इसका जो डायग्राम है वो भी तो सेम बनेगा, ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, बट ऐसे ही होने वाला है। एक बार देख लेते हैं, ये देखो, ये रहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, देखो नीचे आ रहा है। अरे एक सेकेंड, इसको भी मैं मार्किंग के फॉर्म में कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये देखो नीचे आ रहा है। क्यों? सीधी सी बात है ना। ये क्या है? ये मेरा प्राइस है, ये वाई क्या है? प्राइस है। और एक्स क्या है? एक्स मेरा क्वांटिटी है। एक्स क्या है? एक्स मेरा क्वांटिटी है। वाई क्या है? वाई मेरा प्राइस है, और एक्स मेरा क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखो ना, प्राइस कम हो रहा है, 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, तो प्राइस मेरा कम हो रहा है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, और ये मेरा बढ़ रहा है। तो मेरे को डायग्राम कैसे बनाना है? ये नीचे भी आना चाहिए और यहाँ से बाहर भी जाना चाहिए, तो ऐसे ही तो बनेगा, नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डिमांड कर्व जो है, ये डिमांड कर्व स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट, स्लोप करता है नीचे, स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो भाव कम हो रहा है तो नीचे तो डिमांड कर्व को आना ही पड़ेगा, और एक तरफ भाव कम होने के डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व को मतलब एक लाइन है, उसको नीचे भी आना है और आगे भी जाना है, तो ऐसे ही तो आगे जाएगी ना, नीचे भी आएगी और आगे भी जाएगी। बोलो यार, कितना आसान तो है। आई होप आपको अच्छे से समझ रहा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
देखो ना नीचे आ रही लेफ्ट से राइट, जैसे क्यू, क्यू इसीलिए क्योंकि उसको प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रहा है। क्यू आ रही है, अगर एक वर्ड में मैं बोलूं, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं कि क्यू आ रही है, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं क्यू आ रहा है, ऐसा डिमांड कम नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है दोनों का, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का कैसा रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। ऑपोजिट रिलेशन के होने के कारण प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। वो कर्व बेचारा, वो कर्व का सोचो, हालत सोचो, कर्व का मन स्थिति को सोचो, उसको नीचे भी आना है और आगे भी जाना है, नीचे भी आना है और आगे भी जाना है, तो बेचारी को ऐसे आना पड़ेगा ना, नीचे भी आना है और आगे भी जाना है। तो आई होप आपको समझ गया है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आज एग्जाम में आया तो बोला नहीं, अरे ये तो पढ़ के नहीं गया था, अरे भाई सीधी सी बात है ना, कर्व नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइस गिर रहा है और डिमांड बढ़ रहा है, ये दोनों इनवर्सली रिलेशन है, इसीलिए। तो मैंने रेड में कर दिया, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको कैसे भी करके एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या डी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू क्यू, अभी तो बताया इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, इसीलिए इनवर्स रिलेशन है। किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी नहीं, रेड टी शर्ट गलत मत बोलना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांडेड आगे लगाना जरूरी है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, या कभी भी क्वांटिटी को अकेला नहीं छोड़ना है अपने को, याद रहे। या जब जब क्वांटिटी आएगा तब तब क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसका मतलब वही चीज बार बार लिखी हुई है, इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का। इसका मतलब इनवर्स का मतलब फिर एक्सप्लेन कर दिया, क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, और वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा मतलब, वाइसे वर्सा मतलब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस डिमांड, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, और वैसे ही जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा, ठीक है। वाइसे वर्सा मतलब सेम कंडीशन उल्टा, प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है, एंड वाइसे वर्सा मतलब प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है, वाइसे वर्सा लगाने का मतलब होता है प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, तो हम लोग वाइसे वर्सा लगा देते हैं। आई होप आपको डायग्राम भी ठीक से समझ गया है, बहुत ही आसान है यार, बहुत यूटिलिटी कैसे आपको पता नहीं था, डिमांड तो अपन रोज की चीज है अपनी, डिमांड तो यूटिलिटी भी मतलब वर्ड का मतलब पता नहीं था, और बहुत सारी चीजें पता रहती है, तो अपनी रोज की चीज है, ठीक है। चार चीजें हो गई, इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम करेंगे एजम्पशन और एक्सेप्शन, और ये लॉ की भी समाप्ति हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आपके एग्जाम में, जो 12 मार्क्स का, आई मीन 8 मार्क का तो मेरे को लगता है ये लॉ आएगा, और 4 मार्क का सप्लाई या डीएमयू में से आएगा, ऐसा मुझे लगता है, बट एग्जाम में तो तीनों में से कोई भी एक लॉ पूरा फ्लैट आ सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एजम्पशन की तरफ, और उसके बाद एक्सेप्शन करेंगे। आ गए हम एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पे। एजम्पशन मतलब हमने लॉ ऑफ डीएमयू में जान लिया, एजम्पशन का मतलब होता है मान के चलना। अब मान के चलो कि ये चीजें है तो ये लॉ काम करेगा, ठीक है ना, तो ये मान के चलना होता है, ये चीज है तो ये लॉ काम करेगा, उसे कहते हैं एजम्पशन। और ये मानने पे भी ये लॉ काम नहीं करेगा, उसे कहते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को, तो एक्सेप्शन पे लॉ काम करता ही नहीं है, एजम्पशन पे लॉ काम करता है, प्रोवाइडेड आपको मान के चलना है कि ये चीजें ऐसी ऐसी है जैसे जैसे ये कह रहे हैं। सबसे पहले लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम का मतलब, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि इनकम, एक सेकंड में पेन ले लूं, हाँ। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम सेम है, आपकी इनकम नहीं हिलनी चाहिए भाई, इनकम नहीं हिलनी चाहिए। अगर इनकम में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो गई, पहले मैं सिखा देता हूँ फिर मार्किंग करा देता हूँ, हालांकि मार्किंग की जरूरत है क्योंकि येलो में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो येलो में लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, पहला कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम चेंज हो गई ना, तो उससे आप क्या करोगे पता है, उससे आपका डिमांड बढ़ जाएगा, चाहे प्राइस बढ़े ना बढ़े। तो आप बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है सिर्फ और सिर्फ अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें सेम रहे, और डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो। मतलब दुकान में गए, सामान का भाव कम हो गया तो आप ज्यादा खरीदे, दुकान पे गए सामान का भाव बढ़ गया तो आपने कम खरीद लिया, बस इसी के ऊपर जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो हम जो दुकान में जाके खरीदते हैं वो चेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। सर बाकी सारे फैक्टर भी तो हो सकते हैं, एग्जैक्टली बाकी सारे फैक्टर हो सकते हैं, और बाकी सारे फैक्टर को ही तो उसने कांस्टेंट कर दिया कि बाकी सारे फैक्टर चेंज ही नहीं होंगे। अगर वो चेंज ही नहीं होंगे तो उसके वजह से तुम्हारा डिमांड चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो होंगे चेंज तो डिमांड चेंज होगा, ऑफकोर्स होगा, वो फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। वो फैक्टर चेंज होंगे तो डिमांड चेंज होगा, लेकिन वो फैक्टर को हम लोग सेम कर देंगे ना सीधा, ये एजम्पशन के थ्रू, एजम्पशन के थ्रू हम लोग लगा देंगे, ये भी सेम, वो भी सेम, वो भी सेम, वो भी सेम, सब सेम, मतलब खाली प्राइस बदलेगा और डिमांड बदलेगी बस।
प्राइस के कारण डिमांड बदलेगी, मतलब और कोई फैक्टर के कारण डिमांड नहीं बदलनी चाहिए। सेकंड एसी ऑन कर दूं फिर से। हाँ, आई होप आपको समझ गया क्या कह रहे थे हम कह रहे थे प्राइस और डिमांड, डिमांड कम होगी मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। सर बाकी सारे फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड चेंज हो सकती है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन से ऐसे फैक्टर है बताओ जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो सकती है? अब मैंने बताया इनकम, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड खरीद लोगे ना, मतलब दुकान में जाके खरीद लोगे, भले ही भाव महंगा हो फिर भी खरीद लोगे, इनकम बढ़ गई है भाई, सैलरी बढ़ गई है मेरी, राइट। तो इसलिए ये लॉ ने क्या बोला, ये लॉ को आ गया गुस्सा, ये लॉ ने बोला था कि भाई डिमांड बदले तो सिर्फ भाव के कारण, सिर्फ प्राइस के कारण, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए डिमांड के बदलने का। तो यहाँ तो इनकम के कारण भी तो डिमांड बदल रही है, तो ये बोलता रुक जा, इनकम सेम, इनकम सेम, मतलब इनकम नहीं बढ़ने वाली आपकी, ना ही गिरने वाली ना ही कम होने वाली, इनकम जितनी थी उतनी है। अब बता क्या इनकम की वजह से तेरा तू डिमांड ज्यादा खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि इनकम बदल ही नहीं रही है, इनकम को देश ने कर दिया कांस्टेंट। दूसरा आता है पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन का साइज से डिमांड फर्क पड़ता है। अगर आबादी बढ़ जाती है तो वो चीज की कमी हो जाती है, और चीज की कमी होने के कारण उसका भाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है भाई आबादी भी नहीं बढ़ा रहे हम, जो जितनी देश की जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन भी सेम है, पॉपुलेशन भी सेम है। तीसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सटीट्यूट गुड्स का भाव सेम होना चाहिए। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? टी और कॉफी, टी और कॉफी, अगर समझो टी का भाव बढ़ गया तो टी का डिमांड कम हो जाएगा, यही तो ये लॉ कहता है, भाव बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन मेरे को बताओ अगर कॉफी का भाव बढ़ गया, कॉफी का भाव बढ़ गया, कॉफी का डिमांड कम होगा, यही तो ये लॉ कहता है, भाव बढ़ने से डिमांड कम होगा। लेकिन पॉइंट ये है अगर कॉफी का भाव बढ़ गया तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। लोग, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना, लोगों को चाय भी चलती है कॉफी भी चलती है, जो सस्ता मिलेगा लोग वो ले लेंगे। तो जब कॉफी का भाव बढ़ रहा है, कॉफी का भाव बढ़ रहा है तो लोग चाय का डिमांड, चाय ज्यादा पियेंगे, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। ये लॉ को आ गया गुस्सा, ये लॉ ने बोला ए चाय वालों, मैंने क्या चाय का भाव कम किया? नहीं किया, मैं तो कॉफी का दाम बढ़ा दिया। दुकान वाले ने, दुकान वाले ने कॉफी का दाम बढ़ा दिया, ऑटोमेटिक कॉफी के दाम बढ़ने से चाय का डिमांड बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ने से चाय का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, समझ रहे? ऐसे ही तो होता है, अपन बोलते हैं चाय, देखते हैं कॉफी 10 रुपया, चाय 5 रुपया, चलो भाई चाय पी लेते, जबकि चाय का प्राइस वर्षों से 5 रुपया ही था। क्या उसने भाव कम किया? नहीं किया, फिर भी तूने डिमांड किया ना चाय को, क्यों? क्योंकि कॉफी का दाम बढ़ गया। सही है, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। बस यही चीजें यहाँ पे भी है कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का भाव बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक इसका डिमांड बढ़ गया, इसका प्राइस कम नहीं हुआ था फिर भी इसका डिमांड बढ़ गया, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था ना उसने अपना भाव बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं भाई जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का भाव है वो उतना ही रख मतलब जो कॉफी का दाम है, कॉफी का दाम उतना ही रख, कॉफी का दाम मत बढ़ा। अगर कॉफी का दाम नहीं बढ़ेगा तो इधर टी का डिमांड नहीं बढ़ेगा, टी का डिमांड तभी बढ़ेगा जब टी का भाव कम हो, बाकी से कोई फैक्टर की वजह से टी का डिमांड नहीं बढ़ना चाहिए। आई होप आपको समझ गया। इसीलिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, सब्स्टिट्यूट का मतलब टी कॉफी, एग्जांपल दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूट का, टी कॉफी, और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं यार। आप सोचो अपने आसपास कौन से सब्स्टिट्यूट, मुझे बताना जरूर कौन से सब्स्टिट्यूट आपको पता चले, मेरे को तो बहुत सारे आते हैं, मेरे को बोलना नहीं है, आप दिमाग लगाओ और सोचो कौन से सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें होती है तो एक का भाव बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को ये महंगा लग रहा है पहला वाला, तो लोग दूसरा वाला खरीदते हैं, जबकि दूसरे वाले का भाव कम भी नहीं हुआ, पोपट हो गया लॉ का। लॉ बोल रहा था भाव कम होने पे ही डिमांड बढ़ना चाहिए, यहाँ पे उसका भाव कम नहीं हुआ फिर भी डिमांड बढ़ गया। इसलिए ये लॉ बोल रहा है कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना कॉफी, तो तेरा भाव मत बढ़ा, हम लोग मान के चल रहे तेरा भाव उतना ही, तेरा भाव उतना ही, तो लोग थोड़ी चाय पिएंगे, जो कॉफी पीता तो कॉफी पिएगा, दाम उतना ही है। जब चाय का दाम गिरेगा तभी लोग चाय डिमांड करेंगे। आई होप आपको समझ चुका है। इसके बाद आगे जाते हैं, आगे है टैक्सेशन पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी चेंज होने की वजह से लोग अलग अलग चीजें खरीदते हैं जिसमें उनकी टैक्स की बचत हो, जबकि वो चीज की दाम नहीं गिरे होते फिर भी लोग खरीद लेते हैं ताकि उनके टैक्स की बचत हो। तो ये लॉ का फिर से पोपट हो गया। लॉ तो बोलता है डिमांड तभी होगा जब प्राइस गिरेगा, यहाँ तो प्राइस नहीं गिरा फिर भी लोग खरीद रहे हैं ताकि टैक्स में मदद मिलेगी। तो ये लॉ बोलता है टैक्स में कोई मदद नहीं मिलने वाली, जैसा बरसों से टैक्स चलता आ रहा था टैक्स वैसे ही चलेगा, मान के चलो, मान के चलो। ठीक है, इसके बाद और 3 पॉइंट बचे, इसमें से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर प्राइजेस। फ्यूचर प्राइजेस के बारे में अगर आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कल है ना, कल सोने का भाव बढ़ने वाला है, कल सोने का गोल्ड का दाम बढ़ने वाला है, मैं आज ही खरीद लेता हूँ। आज तूने जाके खरीद लिया, आज तूने जाके डिमांड कर लिया, मेरे को एक बात बता, क्या आज उसका प्राइस कम हुआ था क्या? नहीं, फिर भी तूने खरीद लिया, लॉ का पोपट हो गया, भाव गिरा नहीं फिर भी तूने डिमांड कर दिया। तो ये बोल रहा है ये कोई मान के नहीं चलेगा कि आगे जाके भाव बढ़ने वाला है, आगे जाके भाव कम होने वाला है, ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा।
कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। आज के हिसाब से तू बता, आज अगर दाम कम हुआ तो तू डिमांड करना, आज अगर दाम बढ़ गया तो तू डिमांड मत करना, कम कर देना तेरी डिमांड। 5 खरीदने वाला था, 5 तोला का खरीदने वाला अब 4 तोला का खरीदना, डिमांड को कम कर देना, भाव बढ़ गया तो आज के बेसिस पे ये मत सोचना, क्योंकि तू जब ये सोचेगा था कल क्या भाव होगा, अगर कल भाव बढ़ने वाला है तो तू आज डिमांड कर देगा, और जबकि आज तो उसका दाम कम भी नहीं हुआ है फिर भी तूने डिमांड कर दिया, लॉ का पोपट हो गया। तो लॉ ने बोला फ्यूचर के बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा, मान के चल रहे फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होने वाला प्राइस, फ्यूचर में प्राइस कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि अगर फ्यूचर में चेंज होगा तो अभी तो डिमांड चेंज कर देगा, प्राइस के चेंज हुए बिना तो डिमांड चेंज कर देगा। इसके बाद और एक पॉइंट है कि टेस्ट हैबिट ये सब इंसान का सेम है, ये सब की वजह से टेस्ट चेंज होता है, हैबिट चेंज होता है, फैशन चेंज होता है। कोई नया फैशन का शर्ट आ गया, आता है ना कोई, पहले ऐसे बहुत होता था, कोई बॉलीवुड एक्टर ने शर्ट पहन लिया या कोई फेवरेट हीरो ने पहन लिया तो अपन ढूंढते हाँ वही सलमान खान का ब्रेसलेट, सल्लू भाई का ब्रेसलेट, सल्लू भाई का ब्रेसलेट। जब सल्लू भाई स्टार्टिंग में पहना था तो ब्रेसलेट बहुत फेमस था, फेमस तो आज भी, लेकिन पहले इनिशियली बहुत फेमस था वो सल्लू भाई है ना, तो सल्लू भाई का ब्रेसलेट फेमस था। उसी तरीके से तो लोग वो डिमांड करते थे, फैशन में था इसलिए खरीदते थे, दाम देखते भी नहीं थे, तो दाम बढ़ गया फिर भी खरीद लेते थे। तो ये लोग बोल रहे हैं हाँ फैशन कुछ नहीं चलेगा भाई, ये सब मान के चल, ऐसा कुछ है ही नहीं, चेंज हुआ ही नहीं है, फैशन जो चलता आ रहा था वही चलता आ रहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है, इसको एक्चुअली उनका एक्सेप्शन के साथ पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जैसे कि जो गुड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये मैं एक्सेप्शन के साथ पढ़ाऊंगा आपको, अभी नहीं पढ़ाने वाला। अभी एग्जाम्पशन में हमको 6 पॉइंट हमने पढ़े, क्या? सबसे पहले इनकम सेम होनी चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, बिना प्राइस के चेंज हुए डिमांड बढ़ जाएगा। दूसरा, पॉपुलेशन का साइज सेम रहना चाहिए। तीसरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस सेम रहना चाहिए। चौथा, ये भी अभी के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, अभी के लिए याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस सेम रहना चाहिए। फ्यूचर प्राइस के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। टेस्ट हैबिट चेंज नहीं होना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए। सर ये सब चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? लॉ ऐसा क्यों बोल रहा है? ये लॉ बोल रहा है ये अगर इसमें से कुछ भी चेंज हो गया तो तू डिमांड चेंज कर देगा, मतलब तू कल कम खरीद रहा था आज शायद ज्यादा खरीदेगा, कल ज्यादा खरीद रहा था आज शायद कम खरीदेगा, जबकि प्राइस चेंज नहीं हुआ है फिर भी तू ऐसे करेगा। और ये लॉ बोलता है सिर्फ प्राइस की वजह से तेरा डिमांड चेंज होना चाहिए। आई होप आपको समझ चुका है। तो ये था एजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड का, कि मान के चलो ये सब चीजें सेम है, मान के चलो ये सब चीजें चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आएंगे जो वो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, और फिर हमारा डिमांड भी, लॉ ऑफ डिमांड भी खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। हाँ जी, आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैंने मार्किंग नहीं कराई है। मार्किंग इसीलिए नहीं कराई है क्योंकि जो येलो कलर के पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए और मार्किंग ही है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अलग से कोई मार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने मार्किंग नहीं कराई। बाकी सब कुछ एक्सप्लेन करा दिया है, एक बार रीड भी हमने कर लिया है। मार्किंग ये येलो कलर के पॉइंट से यही मार्किंग है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे और हम करेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है? पहले तो मुझे बताओ एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या? एक्सेप्शन का मतलब, पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा वापस। हाँ, एक्सेप्शन का मतलब क्या? एक्सेप्शन का मतलब ये लॉ काम करेगा या नहीं करेगा? लॉ काम नहीं करेगा। लॉ काम नहीं करेगा उसे तो एक्सेप्शन कहते हैं। तो लॉ ये सारी चीजों में काम नहीं करेगा। लॉ काम नहीं करेगा मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूँ लॉ काम नहीं करेगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होगा, मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तब क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा तब क्वांटिटी डिमांड भी कम होगा। इसे कहते हैं लॉ का काम नहीं करना। क्योंकि लॉ क्या, लॉ तो कुछ और बोलता है। लॉ बोलता है जब प्राइस बढ़ेगा, ये लॉ बोलता है प्राइस बढ़ेगा तब क्वांटिटी डिमांड कम होगा, लेकिन लॉ काम नहीं करेगा मतलब उल्टा होगा, प्राइस भी बढ़ेगा और हम लोग और ज्यादा खरीदेंगे। सर ऐसे होता है क्या कभी? भाव भी बढ़ता है और हम लोग ज्यादा भी खरीदते? होता है ऐसा। और जब भी तो आप एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लिखो तो ये चीज भूलना मत कि ये लॉ क्या बोलना चाह रहा है। बस इतना इतना समझ जाना कि ये लॉ बोलना चाह रहे हैं भाव बढ़ेगा डिमांड कम होगा, भाव कम होगा डिमांड बढ़ेगा। एक्सेप्शन है उसका एक्सेप्शन मतलब उसका उल्टा, मतलब जो लॉ बोल रहा है वो नहीं होगा। इसका मतलब भाव बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, भाव कम होगा डिमांड भी कम होगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रखना, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक्सेप्शन का बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब भाव भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रहा है, उसी को तो कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। बोलो यार, मतलब कोई एक्सेप्शनल कंज्यूमर विल बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस। देखो, प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहे हैं, और जब प्राइस कम हो गया तब कंज्यूमर कम खरीद रहे हैं। सेम वो जो वहीं पे यही लिख रहा हूँ, प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गया, बस यही है एक्सेप्शन। देखो डायग्राम कैसे बनेगा ये केस में।
हमेशा डायग्राम कैसे बनता है, लॉ का डायग्राम कैसे बनता है, लॉ ऑफ डिमांड का ऐसे बनता है कि उसको नीचे भी आना है, उसको साइड में भी जाना है। अभी मैंने सिखाया था डायग्राम ऐसे, लेकिन एक्सेप्शन में डायग्राम कैसे बन रहा है, एक्सेप्शन में डायग्राम ऐसे बन रहा है। क्यों, देखो ना, प्राइस इतना था, प्राइस सपोज 10 रुपया था, क्वांटिटी में एक खरीद रहा था। जब भाव 20 रुपया हो गया तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, जब भाव 20 रुपया हो गया तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी। अरे उल्टा हो रहा है, देखो ना, भाव भी बढ़ रहा है, मैं ज्यादा खरीद रहा हूँ। ये किस्सा हो रहा है एक्सेप्शन में, इसलिए एक्सेप्शन का डिमांड कब ऊपर जा रहा है। नॉर्मल लॉ में, ये नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कब नीचे आता है, लेकिन एक्सेप्शन में डिमांड कब ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना। लॉ ऑफ डीएमयू में भी इन्वर्स था, ज्यादा मतलब यूनिट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी कम हो रहा है, इसलिए डिमांड कम नीचे आ रहा था। लॉ ऑफ डिमांड में भी सेम था, क्या होता है, भाव बढ़ता है और डिमांड कम होता है, तो उसमें भी डिमांड कम नीचे आ रहा था। लेकिन एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ डिमांड का है, ये क्या बोलता है, भाव भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो डिमांड कब ऊपर जाता है, तो इसमें डिमांड कब ऊपर जा रहा है। तो जब भी एक्सेप्शन लिखो तो एक्सेप्शन में सबसे पहले आपको ये डायग्राम ही बनाना है, और डायग्राम में बोलना है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनका कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यही मैंने ऊपर एक्चुअली येलो कलर में लिख दिया है, मैं जब नोट्स दूंगा तब उसको रेड रेड करने का ट्राई कर दूंगा, येलो बराबर दिख नहीं रहा है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये इसमें क्या लिखा है मैंने, इसमें यही लिखा है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड आल्सो राइजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, ये मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्वांटिटी डिमांड आल्सो फॉल्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक्सेप्शन में। आई होप समझ गया। आगे ये पॉइंट देखते हैं एक्सेप्शन के। ऐसे कब होगा, जब भाव बढ़ेगा, तुम लोग भी सोचो जरा, मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूं, तुम लोग भी सोचो। ऐसे कब होगा, जब भाव बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ जाएगा, मतलब भाव बढ़ गया और मैं ज्यादा खरीदूंगा। ऐसे कब होगा, या तो भाव कम हो गया और मैं नहीं खरीद रहा हूँ, ऐसे कब होगा। ऐसे हम लोग करते नहीं जनरली, हम लोग तो भाव बढ़ गया तो हम लोग कम खरीदते हैं, बट भाव बढ़ गया और मैं ज्यादा खरीदूंगा, ऐसे कब होगा देखते हैं। ये देखो, ये रहा सबसे पहला, मैं बोल रहा था जो गिफेन पैराडॉक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स, ये गिफेन पैराडॉक्स क्या होता है, जो लो क्वालिटी के गुड्स, सड़े हुए आलू, सड़ा हुआ ब्रेड, सड़ा हुआ बटर, ऐसा कुछ लो क्वालिटी है, बहुत ही सड़ा हुआ माल है। अभी सड़े हुए माल का तू भाव कितना भी कम कर, मुझे पता क्या उसका डिमांड कभी बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। मतलब भाव कम हो गया, डिमांड भी कम। देखो ना, उल्टा हो गया ना, लॉ तो बोल रहा था भाव कम हो गया तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन गिफेन गुड्स के केस में भाव कम हो गया तो डिमांड भी कम हो गया। ये किसने पता लगाया, ये सर रॉबर्ट गिफेन ने पता लगाया। किसने, सर रॉबर्ट गिफेन, नाम है उसका गिफेन, सर रॉबर्ट गिफेन ने पता लगाया। क्या पता लगाया, कि भाई जब भी उसका भाव कम हो रहा है फिर भी डिमांड कम हो रहा है, कि गुड सड़ा हुआ है, तो सड़े हुए गुड्स में ये लॉ काम नहीं करता, पहला। दूसरा पॉइंट, प्रेस्टाइज गुड्स। प्रेस्टाइज मतलब जो अमीर लोग होते हैं उन लोगों को दिखाने की आदत होती है ना, आईफोन, एप्पल। एप्पल देखा कभी तुमने, एप्पल पे फुल कवर कभी नहीं होता, या तो वो ट्रांसपेरेंट कवर होता है तो कवर होता ही नहीं है। क्यों, अरे वही तो दिखाना है मेन, अरे यूज तो ठीक है, हमें तो एप्पल का लोगो दिखाना है, ठीक है ना। तो जितना महंगा होगा ना, अमीर लोग उतना जल्दी खरीद लेते हैं उसको, तो क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है, क्या है, स्टेटस सिंबल है। तो अमीर लोग प्रेस्टाइज गुड्स को अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। प्रेस्टाइज मतलब महंगा गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, इसको उन लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं, मतलब हमारा स्टेटस दिखाता है ना वो, तो भाव बढ़ेगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे, और ये लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉ बोलता है भाव बढ़ गया तो डिमांड कम होना चाहिए। बोलो यार, तो दो केस में ये लॉ काम नहीं कर रहा। सबसे पहला गिफन गुड्स, सड़ा हुआ गुड्स है यार, भाव बढ़ा दे फिर भी, आई मीन भाव कम कर दे फिर भी उसका डिमांड कभी नहीं बढ़ सकता, सड़ा हुआ गुड्स है। दूसरा प्रेस्टाइज गुड्स। प्रेस्टाइज गुड्स क्या होता है, भाव बढ़ेगा फिर भी उसका डिमांड बढ़ेगा, अमीर लोग तो फिर भी तभी खरीदेंगे जब उसका भाव ज्यादा है। अभी आप देखो ना, अमीर लोग देखो, कोई अमीर इंसान है वो सैमसंग का फोन यूज कर रहा है, कैसा लगेगा। सैमसंग की मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं खाली बता रहा हूँ, कोई अमीर इंसान है वो सबके ज्यादा आईफोन होता है कंपनी का, कोई अब सीईओ सीएफओ के पास जाओ, हालांकि यूसेज वो तो कम ही करता है फोन उठाने का, लेकिन उनके पास आईफोन होता है। आईफोन का अलग एक एडवांटेज है, वो सिक्योरिटी पर्पज वो सब बात अलग है, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़े तो आईफोन क्या है, स्टेटस सिंबल है, उनका स्टेटस बताता है आईफोन, तो इसलिए हम लोग महंगी चीजें खरीदते हैं। तो महंगा होने के बावजूद उसका प्राइस, आई मीन प्राइस ज्यादा होने के बावजूद उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये लॉ के अगेंस्ट हो जाता है, लॉ बोलता है भाव ज्यादा तो डिमांड कम, लेकिन यहाँ भाव ज्यादा तो डिमांड बढ़ गया, कौन से केस में, प्रेस्टाइज गुड्स के केस में। तीसरा हैबिचुअल गुड्स, मेरे को आदत है, आदत नहीं है बट एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को आदत है, आदत है मेरे को, सपोज नहीं है ऐसा कुछ, तो मेरे को सपोज हैबिचुअल गुड्स का आदत है, मेरे को सिगरेट का आदत है, हैबिट बन चुका है, मेरी लत लग चुकी है मुझे, या तो समझ लो मुझे आदत है, नहीं वो नहीं, सिगरेट नहीं, सिगरेट नहीं, सिगरेट नहीं है, ये ब्लेड भी है नीचे, हाँ चाय पीने की, मेरे को टी की लत लग गई है, टबैको की आदत है, सिगरेट की आदत है, किसी भी चीज की आदत हो सकती है। अगर ये चीज की एक बार आदत लग जाती है ना आपको, चाय की आदत लग, चाय पत्ती कितनी भी महंगी हो, आप चाय पीना कम नहीं करोगे,
चाय आप पियोगे, सिगरेट कितनी भी महंगी हो, सिगरेट पीना कम नहीं करोगे, सिगरेट आप ये सब नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी 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 डेंजरस टू योर हेल्थ, इंजीरियस टू योर हेल्थ, ठीक है। तो ये सब प्लीज किसी भी चीज की आदत लगाओ, चाय की आदत तो वो भी खराब है, सिगरेट की तो खराब ही है, वो तो टबैको है, वो तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए तो चीजों को, लेकिन चाय की आदत भी खराब है, मैं बता रहा हूँ, आदत है तो छोड़ो, ठीक है। तो हाँ, अभी कंटेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मैं बोल रहा था कि अगर आपको चाय की आदत है तो चाय पत्ती कितनी भी महंगी हो तो फिर भी आपकी डिमांड कम होगी क्या? क्या आप कम खरीदोगे क्या? नहीं, आप कम नहीं खरीदोगे, आपको हैबिट है ना, आदत हो चुकी है, तो ये आ गया हैबिचुअल गुड्स में। इसके बाद स्पेक्यूलेशन, सेम एजम्पशन वाला पॉइंट। अगर मैं फ्यूचर का अभी सोच रहा हूँ, फ्यूचर का अभी सोच रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं अभी या तो भाव ज्यादा रहेगा तो भी मैं खरीद लूंगा। जैसे कि सर ये एक पॉइंट है जो एजम्पशन में भी था और एक्सेप्शन में भी है, ये पॉइंट दोनों में है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजम्पशन एजम्पशन में भी था और एक्सेप्शन में भी है, दोनों में है ये पॉइंट। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट बोल रहा है, एजम्पशन में था तो क्या था कि भाई तू मान के चलना कि आगे का भाव चेंज ही नहीं होने वाला है, ये मान के चलना, क्योंकि भाव चेंज हो गया तो तू अभी डिमांड आगे तेरे को लग रहा है आगे जाके भाव बढ़ने वाला है, तो तू अभी उसको खरीद लेगा, हालांकि अभी भी उसका भाव ज्यादा ही है, फिर भी तू उसको अभी खरीद लेगा। एक्सेप्शन में भी सेम है, एक्सेप्शन में भी सेम है, तेरे को लग रहा है कि आगे का भाव बढ़ने वाला है, तो तू क्या करेगा, अभी उसका डिमांड कर देगा, हालांकि अभी उसका भाव बढ़ा था, फिर भी तू उसका डिमांड करा देगा, भाव ज्यादा है फिर भी डिमांड, क्योंकि तेरे को लग रहा है आगे जाके और ज्यादा होने वाला है। आई होप समझ में आ गया। इसके बाद है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है क्या भाव मार्केट में चल रहा है, कंज्यूमर को प्राइस पता ही नहीं था, आज ही अभी उसका भाव बढ़ा था, 40 रुपए से 50 रुपया हो गया था, मैं कंज्यूमर हूं, मेरे को तो नहीं पता, मैंने 50 में मेरे को 2 किलो खरीदना था, मैंने 3 किलो खरीद लिया, दुकान वाले ने मुझे बोला अरे भाव बहुत कम है ये तो खरीद लो, मैंने खरीद लिया, लेकिन भाव तो बढ़ा था, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस, मतलब पता ही नहीं मुझे भाव ज्यादा है कि कम है, मैं तो ज्यादा खरीद के आ गया, दुकान वाले ने बोला मुझे तो भाव ज्यादा था, फिर भी मैंने ज्यादा खरीद लिया, इसे ही कहते हैं इग्नोरेंस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन का मतलब जो अपना माइंडसेट है ना, महंगी चीजें अच्छी होती है, तो महंगी चीजें अच्छी होती है, माइंडसेट है अपना, हालांकि ऐसे हर बार नहीं होता, होता भी है नहीं भी होता, बट हर बार नहीं होता, तो जब अपना इल्यूजन होता है महंगी चीजें अच्छी है, तो चीजें महंगी है, भाव बढ़ा है, फिर भी तू उसको खरीद लेगा, तो ये लॉ काम नहीं करेगा, ये लॉ तो बोलता है भाव कम होगा तो डिमांड करना, भाव बढ़ गया तो मत करना, लेकिन भाव बढ़ गया तो फिर भी करेगा, क्योंकि तेरे को लगता है वो चीजें अच्छी है। तो ये सब के कारण इन सब पे ये लॉ काम नहीं करता। बताओ किस किस चीज पे काम नहीं करता? गिफ्ट एंड गुड्स, गिफ्ट एंड गुड्स मतलब वो सड़ा हुआ गुड्स है, उसका भाव बढ़ा कम कर दे फिर भी कोई नहीं खरीदेगा। दूसरा, प्रेस्टाइज गुड्स, ज्यादा है महंगा है फिर भी लोग खरीदेंगे। तीसरा, आदत लग चुकी है कि कुछ भी भाव हो मैं तो खरीदूंगा। चौथा, मैं सोच रहा हूँ आगे जाके भाव बढ़ने वाला है, मैं आज खरीद लूंगा, हालांकि आज भी उसका भाव बढ़ा था। इसके बाद इग्नोरेंस, मतलब मेरे को पता ही नहीं भाव क्या है, क्या भाव होता है, क्या भाव है, उसने बोला कम है, कम भाव है, खरीद लो, मैंने खरीद लिया जबकि भाव बढ़ा था। और लास्ट पॉइंट, प्राइस इल्यूजन, मुझे लगता है कि महंगी चीजें अच्छी होती है इसलिए दाम बढ़ गया फिर भी मैंने खरीद लिया, ठीक है। ये सब चीजों पे ये लॉ काम नहीं करेगा। अगर मार्किंग करना है तो देखो ना, वही लिखा हुआ है, आप देख लो एक बार, आपको समझ जाएगा। इंफीरियर गुड्स या तो लो क्वालिटी गुड्स, वही तो बोल रहा हूँ, खराब क्वालिटी का गुड्स होता है, इसका डिमांड, प्राइस गिर गया फिर भी डिमांड राइज नहीं होगा। अब पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा, जो सिखाया वही है, मतलब प्राइस कम हो गया लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा नहीं, एक्चुअल में लॉ बोलता है बढ़ना चाहिए, प्राइस के कारण डिमांड चेंज होता है, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन ये केस में डिमांड नहीं बढ़ेगा, यही लॉ बोलता है। देखो ना, सर रॉबर्ट गिफिन ने बोला ये इंपॉर्टेंट है। सर रॉबर्ट गिफिन, इसने कहां पे देखा, ये इंग्लैंड में देखा था। किसमें देखा था? ब्रेड में। इंग्लैंड का इसने ब्रेड देखा कि ब्रेड है ना खराब हो गया है, उसने तो भाव कम कर दिया फिर भी उसका डिमांड नहीं बढ़ा। बोलो यार, ब्रेड का भाव कम हो गया फिर भी उसका डिमांड नहीं बढ़ा क्योंकि ब्रेड सड़ा हुआ था। ये किसने देखा? रॉबर्ट गिफिन ने देखा। कहां पे देखा? इंग्लैंड में देखा। दूसरा क्या? प्रेस्टाइज गुड्स। प्रेस्टाइज गुड्स में क्या होता है? प्रेस्टाइज गुड्स क्या है? प्रेस्टाइज गुड्स का मतलब होता है एक्सपेंसिव गुड्स, जैसे कि डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा। ये क्या है? देखो ये रहा इंपॉर्टेंट, स्टेटस सिंबल है रिच पीपल का, तो रिच लोग तो खरीदते ही, ये भाव बढ़ गया फिर भी उन लोग खरीद लेते हैं। हैबिचुअल गुड्स, यहाँ पे टी है, आप इसके साथ साथ टोबैको वगैरह भी जो हैबिचुअल है वो आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। टी के साथ साथ टोबैको भी दे सकते हो कि उसका भाव बढ़ गया फिर भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि आदत लग चुकी है, तो ये लॉ उन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉ क्या बोलता है? भाव प्राइस कम हुआ तो ही डिमांड बढ़ेगा, बाकी कोई चीज की वजह से डिमांड नहीं बढ़ेगा। इसके बाद स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब फ्यूचर प्राइस का स्पेक्यूलेशन, येलो किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या? मतलब कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर को पता ही नहीं भाव क्या है, कंज्यूमर को पता ही नहीं भाव क्या है, तो कंज्यूमर महंगे पे खरीद लेगा। और लास्ट है प्राइस इल्यूशन। देखो येलो में मैंने मार्क करके रखा है जो चीज इंपॉर्टेंट है, कि भाई हमको लगता है जो जो अच्छा प्राइस का है उसका क्वालिटी अच्छा है तो हम खरीद लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी आप देख सकते हो, आपको चाहिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें एग्जांपल में ये लिखा है ब्रांडेड प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डिमांड कर देते हैं उसको, क्योंकि ब्रांडेड है ना, ब्रांड है ना, क्वालिटी अच्छा है ना, ठीक है। तो इन शॉर्ट बताओ ये लॉ क्या बोलता है, आप भी मेरे साथ सुन लो, ये लॉ क्या बोलता है, अच्छे से बताता हूँ शॉर्ट में। ये लॉ बोलता है डिमांड कम या ज्यादा होना चाहिए खाली और खाली प्राइस की वजह से, बस प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, कोई और कारण की वजह से ये डिमांड चेंज नहीं होना चाहिए। हुआ तो हुआ, होगा ही नहीं, हम बाकी सब चीज को सेम कर देंगे। अगर बाकी सब चीजें सेम रहेगी तो डिमांड कैसे चेंज होगा, उसकी वजह से नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो सारी चीज जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो सकता है, वो सारी चीज को हम कांस्टेंट कर देंगे। कहाँ पे कांस्टेंट किया, एजम्पशन में किया ना, टेस्ट कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, साइज कांस्टेंट। तो उसकी वजह से आपका डिमांड चेंज होने से रहा, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगा तो डिमांड कैसे चेंज होगा, नहीं हो सकता। तो डिमांड खाली प्राइस के कारण चेंज होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे है कि वो चीज वो सब चीज को तो मैंने सेम रख दिया, मतलब डिमांड चेंज होना चाहिए खाली प्राइस की वजह से। वो भी कैसा चेंज होना चाहिए, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। लेकिन कोई कोई चीज ऐसा है जहाँ पे प्राइस ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, वहां पे अपने डायग्राम देखा है, डायग्राम में कर्व ऐसे ऊपर जा रहे है ना, क्योंकि प्राइस भी ज्यादा डिमांड भी ज्यादा, उसका एक्सेप्शन बोलते हैं उसको। और उसमें कौन से पॉइंट आते हैं, गिवन है, खराब गुड्स, प्रेस्टाइज है, बहुत अच्छा गुड्स, आदत लग चुकी है, हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंट है, कस्टमर को पता ही नहीं। कस्टमर सोचता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट पे महंगा है लेकिन अच्छा है इसलिए खरीद लेता है। और लास्ट है स्पेक्यूलेशन, वो सोचता है आगे जाके भाव बढ़ने वाला है तो वो अभी खरीद लेता है, जबकि अभी भी उसका दाम ज्यादा है। बोलो, आई होप, हम भी थक गए यार, अब तो सप्लाई भी करना है, सप्लाई बचा है। तो आई होप आपको मजा आया हो। मैं थोड़ा गैप ले लूंगा, गैप मतलब आपको तो कंटिन्यू आ जाएगा, मैं आधे घंटे के बाद आगे की रिकॉर्डिंग करूंगा। आई होप आपको समझ में आ चुका हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड। ये दोनों अच्छे से रिवाइज रिवाइज कर लो आप। अभी हम तुरंत चालू कर देंगे, मतलब आपको तो तुरंत आ जाएगा क्योंकि मैं एडिटिंग में कर दूंगा, वैसा टीम कर देगी। लेकिन आपके लिए एकदम क्लियर कंसेप्ट है, लॉ ऑफ डीएमयू पहला हमने किया, लॉ ऑफ डिमांड हमने दूसरा किया, तीसरा हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। आपको एग्जाम में ये 12 से 15 मार्क्स देके जाएगा, और क्या चाहिए बोलो। और ये चार्ट भी मैं आपको दे दूंगा, ये चार्ट से पढ़ना, एग्जाम में फटाक से याद रहेगा आपको, ठीक है। तो तीसरा वाला करेंगे अब हम लॉ ऑफ सप्लाई।